बहू भी तो किसी की बेटी है। मम्मी, भाभी कहाँ हैं? नज़र नहीं आ रही है। मैं तो सोचा था आज आप दोनों से मुलाकात हो जाएगी, इसीलिए अभी चली आई। रंजना अपनी माँ कांता जी से बोली। कांता जी बोली, बेटा तेरी भाभी को क्या काम है, बस दिन भर अपने कमरे में पड़ी रहती है, जब देखो आराम फरमाती रहती है। तू तो जानती है मुझे तो दोपहर में भी नींद नहीं आती है, इसीलिए जागती रहती हूँ। अच्छा हुआ तू आ गई, वरना मुझसे बात करने वाला कौन है यहाँ। पूरी दोपहर टीवी देखकर गुजार देती हूँ। तेरी भाभी तो रसोई से काम निपटा नहीं कि अपने कमरे में घुस जाती है, फिर चाय के समय ही बाहर आती है। रजनी बोली, मम्मी आपने भाभी को ज़्यादा ही सर पर चढ़ा रखा है, इसीलिए काम निपटाकर अपने कमरे में सोने चली जाती है। कभी भी बहुओं की लगाम अपने हाथ से छोड़नी नहीं चाहिए, वरना हमें भी भारी पड़ता है। मम्मी, भैया विनय भैया तो भाभी के कहने में ही आते हैं ना। कांता जी बोली, अरे बेटा, शादी के बाद अपना बेटा अपना कहाँ रहता है, वो भी पत्नी के सुर में सुर मिलाने लगता है। तेरा भाई भी तेरी भाभी के रंग में रंगने लगा है, वह जो बोलती है वैसा ही करने लगा है। मगर तू तो जानती ही है मैं भी कम नहीं। एक दिन ऐसा ड्रामा किया घर में कि विनय को मेरी बात माननी ही पड़ी। अब मेरे सामने बीवी की तरफदारी नहीं करता है, वरना पहले तो बीवी के पीछे पीछे रसोई में चला जाता, मेरा भी लिहाज नहीं करता था। मगर उस दिन के बाद दोनों मेरे सामने ज़्यादा बात तक नहीं करते। रजनी खुश होकर बोली, अरे वाह मम्मी, ऐसे ही कहते हैं घर की कमान अपने हाथों में लेना, वरना कल के दिन भाभी भैया को हमारे खिलाफ भड़काते देर नहीं लगाएगी। अच्छा किया आपने जो समय होते ही रोक लिया दोनों को। अब बेडरूम में उन्हें जो करना है करे, मगर हमारे सामने एक दूसरे से दूर रहे, वरना भाई यदि पूरे घर में भाभी के पीछे पीछे घूमेंगे तो हमारी क्या कदर रह जाएगी। कांता जी बोली, हाँ रजनी, शुरुआत में तो यही हो रहा था घर में, मगर अब सब ठीक है। और बता, तेरा कैसा चल रहा है तेरे ससुराल वालों में? रजनी बोली, मम्मी आपके दामाद अंकित को तो आप जानती ही हैं, कैसी मेरी हाँ में हाँ मिलाते हैं। बस उनका साथ है तो ससुराल में दिल लग जाता है, वरना मेरी सास और ननद को तो आप जानती ही हैं। अंकित के सामने तो सास और ननद को भी चुप बैठ जाना पड़ता है। मम्मी, अंकित मेरी बुराई बिल्कुल नहीं सुन सकते हैं। कांता जी बोली, अंकित जी तो बहुत अच्छे हैं, मैं जानती हूँ बेटा, वे मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होने देंगे। और रही तेरी सास और ननद की बात, जब पति साथ दे तो वे क्या बिगाड़ लेगी। मैं बड़ी किस्मत वाली हूँ जो मुझे ऐसा दामाद मिला है जो मेरी बेटी को खुश रखता है। रंजना और कांता जी बातें कर ही रही होती है कि अंदर से रुचिका आ जाती है और कहती है, अरे दीदी आप कब आई? कांता जी कहती है, जब तू अपने कमरे में आराम फरमा रही थी। रंजना तो कब की आई हुई है, मगर तुझे फुर्सत ही कहाँ है तेरे कमरे से निकलने की। रुचिका बोली, मम्मी मैं अभी आधे घंटे पहले ही तो सोने गई थी। आप तो जानती ही हैं आज काम वाली बाई ने भी छुट्टी ले ली थी, जिस वजह से घर का काम बहुत ज़्यादा था। रंजना बोली, भाभी यह सब छोड़ो और यह बताओ इस बार आप लोग मुझे क्या गिफ्ट दोगी? रुचिका बोली, दीदी गिफ्ट तो आपके भैया ही देंगे, मैं थोड़ी नौकरी पर जाती हूँ। कांता जी बीच में ही रुचिका को टोकते हुए बोली, बेटा विनय तो रंजना को गिफ्ट देते रहता है, इस बार रंजना तुमसे गिफ्ट मांग रही है तो रुचिका तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम रंजना को कुछ गिफ्ट दो। रुचिका बोली, मगर मम्मी जी मैं। कांता जी बोली, अरे तेरे मायके से तो जो कुछ सोने की अंगूठी आई है अभी हाल ही में वही दे दे। रुचिका बोली,
यह अंगूठी तो मेरी माँ की आखिरी निशानी है। मम्मी जी, आप जानती हैं, अभी 1 साल पहले ही माँ का देहांत हो गया। तब माँ ने भाई भाभी से कह वह अंगूठी मुझे देने के लिए कहा था। रंजनी बीच में ही बोली, मुझे वैसे भी सोने की अंगूठी नहीं चाहिए मम्मी, आजकल तो डायमंड का ज़माना है। इस बार तो मुझे गिफ्ट में डायमंड ही चाहिए। कांता जी बोली, ते फिक्र मत कर बेटा, इस बार तेरी भाभी अपने मायके से गिफ्ट में डायमंड ही मांगेगी। रुचिका, तुम अपने भाई से गिफ्ट में इस बार डायमंड मांग लेना और कह देना कि तुम्हारी ननद को गिफ्ट में करना है। रुचिका बोली, मम्मी जी, मैं रजनी दीदी के गिफ्ट के लिए मेरे मायके वालों को तो परेशान नहीं कर सकती ना। शादी के इतने सालों बाद भी मैं अपने मायके से चीज़ें मांगूं, अच्छा लगता है क्या? कांता जी बोली, इसमें अच्छा लगने की क्या बात है बहू, ससुराल वाले तो बहू के मायके से मांगते आए हैं थे और मांगते रहेंगे। रुचिका बोली, आज के ज़माने में ऐसे खोखले विचार कोई नहीं रखता है मम्मी जी। मैं रसोई में आप लोगों के लिए चाय नाश्ता लाती हूँ। रुचिका के रसोई में जाने के बाद रजनी कांता जी से बोली, देखो मम्मी, कैसे जवान चलाती है भाभी। कांता जी बोली, हाँ बेटा, देख रही हूँ, उसे तो वह बाद में बताती हूँ, तू फिक्र मत कर, इस बार तुझे डायमंड ज़रूर दिलवाऊंगी। रुचिका रसोई में आकर रो पड़ती है और उसे अतीत की सारी बातें याद आ जाती है, जब वह घर में पहली बार दुल्हन बनकर आई थी। रजनी को जब घर वालों ने बोला कि वह छोटी वह भाभी के आए गए सामान में सभी पसंद का कुछ भी उठा सकती है, तब रजनी ने रुचिका की 2-3 भारी भारी साड़ियाँ उठा दी थी। तब कांता जी भी सभी रिश्तेदारों के सामने यही बोली थी कि देखा, मेरी बेटी की पसंद कितनी अच्छी है। रुचिका की माँ ने कितनी प्यार से दी थी वह साड़ियाँ रुचिका को, मगर रजनी ने वह साड़ियाँ लेने से पहले एक पल भी ना सोचा। यह सिलसिला यही ख़त्म नहीं हुआ था। रजनी जब भी मायके आती, अपनी भाभी रुचिका के मायके से आई हुई चाहे कितनी भी महंगी चीज़ें क्यों ना हो, उठा ले जाती और कांता जी भी बेटी का पूरा साथ देती। विनय ने रुचिका के साथ ऐसा व्यवहार होते देख अपनी माँ कांता जी कहा भी, मगर कांता जी ने बात का बतंगड़ बना दिया और कहने लगी, इसे तो बीवी का रंग चढ़ गया है, कल की आई हुई लड़की का साथ देने लगा है। हमारा बेटा तो अभी से इसे माँ और बहन गलत लग रही हैं और बीवी सही लग रही है। बस वही आखिरी दिन था जब विनय ने रुचिका का साथ दिया था। अब विनय रुचिका का साथ भी नहीं दे पाता था, क्योंकि वह घर में बात को बढ़ाकर घर की शांति भंग नहीं करना चाहता था। रजनी की 10 वर्षीय बेटी लावण्या हमेशा अपनी मम्मी का यह व्यवहार देखती। एक दिन वह अपनी मम्मी से बोली, मम्मी, मामी को कितना बुरा लगता होगा, आप हमेशा अब उनकी महंगी महंगी चीज़ें उठा लाती हो। उन चीज़ों को पर तो सिर्फ मामी का हक है, क्योंकि वे चीज़ें उनके माता पिता ने उनको दी है। रजनी बोली, बेटा, मैं इस घर की बेटी हूँ और घर की बेटी बहू की चीज़ों पर बेटा का हक पहला होता है, इसीलिए मैं जो चाहूँ अपने मायके से ला सकती हूँ। मायके में बेटी का स्थान बहू से ज़्यादा महत्व होता है। रुचिका यह सब सुन स्तंभ रह गई थी। रुचिका शादी से पहले नौकरी करती थी, मगर शादी के बाद कांता जी बीमार रहने लगी, जिस वजह से उसे नौकरी छोड़नी पड़ी। पूरे दिन घर के काम करने के बाद रुचिका दोपहर में आराम करने जाती थी, वह भी कांता जी को अखरता था। पूरा दिन खड़े रहकर
रुचिका के पाँव रात तक सूज जाते मगर कांता जी को कभी रुचिका का दर्द नहीं दिखाई देता था। पूरा समय घर के काम करने के बाद भी कांता जी बेटी रजनी से बहू रुचिका बुराई ही करती और रजनी भी बराबर आग में घी डालने का काम करती। कांता जी का श्रेय पाकर रजनी भी भाभी रुचिका की इज्जत नहीं करती थी। हाँ, बस गिफ्ट बराबर मांगने चली आती। अरे अभी तक चाय नाश्ता बना या नहीं? कांता जी चिल्लाई। कांता जी की आवाज़ से रुचिका वर्तमान में लौट आई और रुचिका ने जल्दी जल्दी चाय कप में भरी और नाश्ता प्लेट में निकालकर बाहर ले आई। कांता जी बोली, रजनी, मैं नहीं कहती थी हर काम आराम से समय लगा कर करती है से करती है। जब देखो चाय नाश्ता बनाने में कितना समय। रजनी ने चाय नाश्ता किया और ससुराल के लिए रवाना होने लगी। फिर जाते समय बोली, भाभी इस बार डायमंड याद रखिएगा। रुचिका कुछ बोली नहीं क्योंकि अपने भाई भाभी से ननद के लिए उपहार मांगना उसे सही नहीं लग रहा था। 2 दिन बाद कांता जी का बर्थडे था। इसमें रजनी भी मायके आई थी। रजनी को आज उदास देखकर कांता जी बोली, क्या हुआ बेटा, आज तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? रजनी बोली, क्या बताऊँ माँ, मम्मी, मेरी सास ने मेरा जीना हराम कर रखा है। 6 दिन बाद मेरी ननद का बर्थडे है, आने वाला है। मेरी सास ने मुझे गिफ्ट लिस्ट थमा दी है और कहा है मेरी मम्मी से यह सारा सामान घर के बेटी के लिए ले आना। थोड़े दिनों पहले मम्मी जी कह रही थी क्यों ना हम तेरी बेटी को एक कार गिफ्ट में दे दें। मुझे तो डर है कि कहीं मुझे कार भी तुम लोगों से मांगने ना कह दिया जाए। मम्मी मेरी ननद का जब मन करता है मुंह उठाकर मायके चली आती हैं। मैं तो तंग आ गई हूँ इन सास ननद के जमेलों से। मेरी ननद भी बिल्कुल कम नहीं है। मम्मी जब देखो भाभी गिफ्ट करती रहती है और मेरी सास ने तो उनकी बेटी को सर चढ़ा रखा है, जिसका परिणाम मुझे भुगतना पड़ता है। इन्हें इतनी भी समझ नहीं है कि बेटी। कांता जी बोली, कैसे बेकार लोग हैं तेरे ससुराल वाले, के मायके वालों से कैसे गिफ्ट मांग सकते हैं। और अब ननद को जो भी चाहिए अपने पति से ले, अपनी भाभी से भला कौन गिफ्ट मांगता है। कार लेना तो अब तुम्हारी ननद के पति का फर्ज बनता है, तुम्हारा नहीं। सारी गलती तेरी सास की ही है, उन्होंने ही बेटी को इतना सर चढ़ा रखा है। रुचिका यह सब सुनकर बोली, मम्मी जी दे दीजिए ना सारा सामान जो दीदी के ससुराल वाले मांग रहे हैं। कांता जी बोली, बहू यह क्या कह रही हो तुम, दिमाग खराब तो नहीं हो गया है तुम्हारा? रुचिका बोली, क्यों बुरा लग रहा है? मम्मी जी आप और दीदी भी तो यही अब तक यही कर रहे थे। जब अपनी खुद की बेटी की बारी आई तो आपको यह बात समझ आई कि बेटी के मायके से कैसे गिफ्ट मांगे जा सकते हैं। बहू भी तो किसी की बेटी ही है। मम्मी जी आप लोग हमेशा मेरे बारे में बातें करते हो कि मैं दिन भर कुछ नहीं करती हूँ, बस आराम करती हूँ, मगर मम्मी जी आप यह भूल जाती हैं कि मैंने सिर्फ नौकरी आपके बीमार रहने के कारण छोड़ी ताकि आपकी सेवा कर पाऊँ। रोज़ सुबह 5 बजे उठकर मैं सभी का चाय नाश्ता और टिफ़िन तैयार करती हूँ, आपको समय पर दवाइयाँ देती हूँ, देना आपको अस्पताल ले जाना सब मैं ही करती हूँ। आपके बेटे को तो उसके मौजे कहाँ पड़े हैं यह तक नहीं पता होता है।
उनके मोजे तक उनको हाथ में पकड़ाती हूँ। शाम तक यह पाँव सूजकर लट हो जाते हैं, मगर फिर भी आप लोगों के हिसाब से मैं करती ही क्या हूँ। रजनी की बेटी लावण्या बीच में ही बोल पड़ी, मम्मी, मेरी शादी ऐसी जगह करना जहाँ कोई ननद या सास ना हो। मुझे हमेशा मामी को देखकर बहुत बुरा लगता है जब आप उनसे गिफ्ट के नाम पर उनकी माँ की दी हुई चीज़ें ले लेती हो और नानी और आप फिर भी मामी की बुराई करती रहती हो। लावण्या के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर रजनी का दिमाग सुन्न पड़ गया और रुचिका भी तो बिल्कुल सही कह रही थी। आज बहू रुचिका ने सास और ननद की आंखें खोल दी थी। जो चीज़ लावण्या जैसी छोटी बच्ची को समझ आ गई थी, वह कांता जी और बेटी रजनी को बहुत देर बाद समझ आई थी। रजनी बोली, भाभी, आप इतने सालों से बर्दाश्त कर रही हैं, मगर फिर भी कभी अपनी ज़बान तक नहीं खोली। भाभी, आज आपने और लावण्या ने मिलकर हमारी आंखें खोल दी हैं। भाभी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मम्मी, जो चीज़ें मेरे ससुराल वाले मेरे साथ कर रहे हैं, यदि वही चीज़ें हम भाभी के साथ करेंगे तो हम में और उनमें क्या फ़र्क रह जाएगा। कांता जी भी बोले, हाँ बहू, मुझे भी माफ़ कर दे। मैं यह बात भूल गई थी कि बहू भी तो किसी की बेटी है, मगर आज अपनी बेटी को दुखी देखा तो तेरे दुख का एहसास हुआ। रुचिका बोली, मम्मी जी, दीदी, आप लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ, मेरे लिए वही काफ़ी है। आप लोग बैठिए, मैं आप लोगों के लिए खाना बनाती हूँ। रजनी बोली, भाभी, मैं भी इस बार की बेटी हूँ, घर की बेटी हूँ, कोई मेहमान नहीं। वैसे भी आप हमेशा घर के सारे काम करती रही, फिर भी मम्मी और मैंने आपको कभी सम्मान नहीं दिया। आज आप आराम से बैठिए, मैं आप सभी के लिए खाना बनाऊंगी। घर में खुशनुमा माहौल था। बरसों बाद रुचिका को घर में वह सम्मान मिला था जो हमेशा बेटी को मिलता आया था। दोस्तों, अक्सर घरों में देखा जाता है कि घर की बेटियों के आगे बहुओं की कीमत कुछ नहीं समझी जाती, मगर कुछ लोग यह भूल जाते हैं कि आप जैसे दूसरे की बेटी के साथ करते हैं, वैसा आपकी बेटी के साथ भी हो सकता है। इसीलिए बहू और बेटी में कभी भेदभाव ना करें, दोनों को समान दर्जा दें। एक इस घर से विदा हुई है तो दूसरी उस घर में आपके लिए आई है। दोनों ही आपके घर की लक्ष्मी हैं। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? मेरी कहानी पसंद आने पर लाइक और कमेंट ज़रूर करें तथा मुझे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।